तो शुरुआत करेंगे आज के प्रश्नों की। क्यों भाई, बिल्कुल जोश खरोश बना हुआ है ना। शुरुआत करेंगे आज के प्रश्नों की। पहला प्रश्न आपके सामने इतिहास विषय का। पिछली क्लास में हमने देखा हुआ था कि इल्तुतमिश को समटा हुआ था, फिर इल्तुतमिश के बाद आज से हमें आगे की शुरुआत करनी है। इल्तुतमिश के बाद आप सारे लोगों को इस बात की जानकारी है कि रुकनुद्दीन फिरोज, फिर उसके बाद रजिया सुल्तान, फिर उसके बाद बहराम शाह, फिर अलाउद्दीन मसूद शाह, फिर नासिरुद्दीन महमूद। ये एक क्रोनोलॉजी रहा है शासकों का। तो शुरुआत करेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित शासकों को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। नीचे ये 4 ऑप्शन छूट गया है, इन्हीं ऑप्शन के आधार पे ABCD करके आप अपना आंसर मुझे बताते चले जाएंगे। प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित शासकों को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। बहराम शाह, रजिया सुल्तान, रुकनुद्दीन फिरोज और अलाउद्दीन मसूद शाह। आप देखेंगे आपकी परीक्षा में चाहे दिल्ली सल्तनत की ही बात क्यों न कर लिया जाए कि एक प्रश्न अवश्य मिलेगा, चाहे दिल्ली सल्तनत हो चाहे मध्यकालीन इतिहास की बात किया जाए, तो मुगल साम्राज्य में भी आपको जो भी शासक रहे हैं उनके कालक्रम के हिसाब से उनको लगाने के लिए एक प्रश्न मिल जाता है। लगभग सारे लोग सही चले हैं। CBAD बिल्कुल सही बात है। CBAD यही बिल्कुल सही उत्तर है, क्योंकि सबसे पहले अगर देखा जाए इल्तुतमिश के बाद तुर्की अमीरों ने उसके एक पुत्र जिसका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज, उसको सुल्तान घोषित किया। फिर उसके बाद रजिया सुल्तान के तौर पे देखने को मिलती है, फिर बहराम शाह, फिर अलाउद्दीन मसूद शाह। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि इनके समय काल में कुछ ना कुछ ऐसे कार्य जरूर हुए होंगे जो कि परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से महत्व रखते हैं। तो थोड़ा सा हम इन शासकों के विषय में भी अपने तरीके से बात करते हुए चले जाएंगे। बात करेंगे इल्तुतमिश के बाद की स्थिति क्या होती है। अब सारे लोगों को जानकारी होगी कि इल्तुतमिश के बाद की स्थिति में तो ध्यान देते चले जाएंगे, और जो भी लोग बैच में जुड़े हुए नहीं है रेगुलर बैच से, बिल्कुल उनके लिए एक नया ये प्लान है, तो वो निश्चित रूप से अपनी कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे और चीजों को बाकायदा नोट भी करते चले जाएंगे मेरे साथ साथ। आप सारे लोगों को जानकारी होगी कि इल्तुतमिश ने अपने ग्वालियर विजय के बाद ही अपनी एक योग्य बेटी रजिया सुल्तान के नाम से सिक्के भी चलाए हुए थे। इल्तुतमिश ने अपनी एक पुत्री रजिया के नाम पे ग्वालियर विजय के बाद, यह प्रश्न पूछा भी गया है, ग्वालियर विजय के बाद रजिया के नाम के सिक्के जारी किए हुए थे, चलाए हुए थे। और वो चाहता भी था कि उसकी मृत्यु के बाद, उसको ऐसा भरोसा था इल्तुतमिश को कि उनका कोई भी योग्य पुत्र नहीं है, बल्कि जो सुयोग्य पुत्री है वो रजिया ही है, और रजिया ही मेरे बाद शासन को बहुत अच्छे तरीके से संभाल सकती है। इसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने यह भी फैसला किया हुआ था कि रजिया ही अगली सुल्तान बनेगी। लेकिन जैसे ही इल्तुतमिश की मृत्यु हुई, तुर्की अमीरों ने उनके एक कम योग्य बेटे पुत्र जिसका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज को अगला सुल्तान घोषित कर दिया। रुकनुद्दीन फिरोज कई जगहों पे लिखा हुआ है, कई जगहों पे फिरोज शाह कर दिया हुआ है। रुकनुद्दीन फिरोज या फिरोज शाह एक ही बात है। रुकनुद्दीन फिरोज शाह को 1236 में तुर्की अमीरों के सहयोग से अगला सुल्तान बनाया गया। समस्या इनकी एक ये थी कि ये सुयोग्य नहीं थे, योग्य नहीं थे, ये तो प्रशासन संबंधित बात हो गई। लेकिन समस्या तब पैदा हो गई जब इनकी जो मां थी, जिनका नाम था शाह तुर्कान, क्या नाम था? शाह तुर्कान। बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, ध्यान में रखेंगे। इनकी मां शाह तुर्कान प्रशासनिक कार्यों में दखलंदाजी करने लगी, और इतनी ज्यादा क्रूरता से इन्होंने दखलंदाजी करना शुरू किया कि इनसे नाराज हो जाते हैं कौन? जो इस समय के अमीर वर्ग था, अर्थात महत्वपूर्ण प्रशासनिक अधिकारी जो होते थे उन्हें अमीर कहा जाता था। अमीर वर्ग इनसे नाराज हो जाता है, और इतना नाराज कि विद्रोह की सोचना शुरू करते हैं, और विद्रोह होने भी लगता है। और इन्हीं अमीरों ने या सरदारों ने ये जो सुल्तान थे रुकनुद्दीन फिरोज, उनको और इनकी मां शाह तुर्कान दोनों को गिरफ्तार कर लिया, अर्थात कैद कर लिया। और
ऐसी स्थिति में ही जब यह स्थिति दिखाई पड़ती है कि विद्रोह हो रहा है, रजिया सुल्तान को एक सुअवसर देखने को मिलता है। उन्होंने दिल्ली की जनता के समक्ष जाना उचित समझा। इन्होंने क्या किया, रजिया ने शुक्रवार के दिन लाल वस्त्र पहनकर दिल्ली की जनता के समक्ष खड़ी हो जाती हैं और उन पुरानी बातों को याद दिलाती हैं कि मेरे पिता ने आप सारे लोगों के लिए अर्थात दिल्ली की जनता के लिए क्या क्या कार्य किया है। मरते समय उनकी इच्छा भी किस प्रकार की थी, वो तो मुझे चाहते थे कि अगला सुल्तान मैं बनूं, लेकिन चीजें कुछ बदल सी गई। ऐसे में मैं आप लोगों से न्याय की भीख मांगती हूं, न्याय की गुहार लगाती हूं और दिल्ली की जनता के सहयोग से, दिल्ली की जनता के सहयोग से अगली शासिका कौन हो जाती है, रजिया सुल्ताना। रजिया सुल्ताना अगली दिल्ली सल्तनत की सुल्तान के रूप में देखने को मिलती है। रजिया शासक बनती है 1236 में और 1240 तक यह सुल्तान के पद पे रही। इनका जो समय काल शुरू होता है 1236 में और सुल्तान के तौर पे 1240 तक ये रही। रजिया के समय बहुत सारे विद्रोह देखने को मिलते हैं। रजिया के समक्ष बहुत सारे विद्रोह हुए, रजिया को बहुत सारे विद्रोहों का सामना करना पड़ा। अब प्रश्न ये बनता है कि आखिर, ये कॉन्सेप्ट वाली बात है, आखिर क्यों इतना सारा विद्रोह हो रहा है, क्या कारण है उसके पीछे। तो ये जो लगभग 4 वर्षीय शासन काल था जिसमें बहुत सारे विद्रोह हुए, तो उनके कारण में जो एक सबसे अहम बात देखने को मिलती है कि यह नारी थी, एक महिला थी, इसका नारित्व ही इसके विपक्ष में खड़ा हो जाता है। इसका महिला होना ही इसके विरोध में चला जाता है, क्योंकि इस्लामी जगत में विशेष रूप से इस समय काल में किसी एक महिला को पुरुष वर्ग अपना सुल्तान मान लेना उसके लिए आसान काम नहीं था। पुरुषवादी परंपरा में एक महिला को सुल्तान स्वीकार करना आसान नहीं था। सबसे बड़ी समस्या तो यही थी। लेकिन रजिया के कुछ काम भी ऐसे रहे जिसकी वजह से, चाहे वो तुर्की अमीर हो, चाहे उलेमा वर्ग हो, चाहे प्रांतीय सरदार हो अर्थात इक्तादार हो, वो सारा का सारा वर्ग ही इससे नाराज हो जाता है। क्यों नाराज होता है? जैसे अगर उलेमा के नाराज होने की बात किया जाए तो इन्होंने शासन में सीधे दखल देने के उद्देश्य से इस्लामी जगत की जो परंपरा होती है महिलाओं के संदर्भ में, उसका त्याग किया, उसका उल्लंघन किया और पुरुषों के कपड़े पहन करके राज दरबार में शामिल होना शुरू की। उलेमा वर्ग इस वजह से नाराज होता है। दूसरी बात, इन्होंने जो तुर्क अमीर थे उनमें शक्तियों का विभाजन करना पसंद नहीं किया। इन्होंने सुल्तान के हाथ में ही सारी की सारी शक्ति को केंद्रित करने का प्रयास किया। तीसरी समस्या, इन्होंने तुर्की अमीरों के पैरेलल एक दूसरा वर्ग खड़ा करने का अर्थात तुर्की अमीरों का एक प्रतिस्पर्धी गुट बनाने का प्रयास किया। इसी संदर्भ में आप एक महत्वपूर्ण नाम मलिक याकूत का देखते हैं। मलिक याकूत जो कि एक अफ्रीकी था, एक हबशी के तौर पे जाना जाता है और उसे इन्होंने, रजिया सुल्तान ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद दिया था, अमीर ए आखूर का पद दिया था। अर्थात अस्तबल का जो प्रधान होता है, अस्तबल का प्रधान अमीर ए आखुर किसे बनाया हुआ था? मलिक याकूत को बनाया हुआ था। इस बात से भी तुर्की अमीर नाराज थे। और एक चौथी महत्वपूर्ण बात यह होती है कि सबकी सहमति से रजिया शासक नहीं बनी हुई थी। किसकी सहमति से बनी हुई थी? सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की जनता के सहयोग से ही शासक बनी हुई थी। ये 4-5 ऐसी बातें रही जो कि रजिया के विरोध में जाती हैं। सारा का सारा उलेमा वर्ग, अमीर वर्ग और प्रांतीय सरदार सारे नाराज और लगातार रजिया के खिलाफ विद्रोह देखने को मिलता है। अब एक बात और जुड़ जाती है इसी में कि रजिया के समक्ष जो विद्रोह हुआ, तो उन विद्रोह में कौन कौन से प्रमुख व्यक्ति शामिल रहे। तो विद्रोह में जो प्रमुख व्यक्ति शामिल रहे उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम आता है निजाम उल मुल्क जुनैदी। निजाम उल मुल्क जुनैदी। और निजाम उल मुल्क जुनैदी को लेकर के जो पहली बात देखने को मिलती है वो ये
एक प्रश्न पूछा भी गया है यूपी पीसीएस में कि रजिया के समय काल में जो पहला विद्रोह हुआ था वो किसके द्वारा हुआ था? तो प्रथम विद्रोह रजिया सुल्तान के समय काल में निजाम उल मुल्क जुनैदी के द्वारा ही हुआ था। किसके द्वारा? निजाम उल मुल्क जुनैदी के द्वारा। इसके अलावा और कुछ नामों में विद्रोह के संदर्भ में अलाउद्दीन जानी एक महत्वपूर्ण सरदार था, तुर्की सरदार था, उसके द्वारा भी विद्रोह हुआ। इसके अलावा सैफुद्दीन कूची के द्वारा भी विद्रोह देखने को मिलता है। इसके अलावा कबीर खां के द्वारा भी, कबीर खां ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न क्या बनेगा सीधे सीधे ये कि रजिया के समय काल में निम्नलिखित में से कौन एक विद्रोह में शामिल नहीं था? प्रश्न यही बनेगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्ति रजिया के खिलाफ विद्रोह में शामिल नहीं था? अगर आपको 4-5 महत्वपूर्ण नाम याद हैं तब तो ठीक है, नहीं तो वास्तव में परेशानी बनती है। इसके समय काल में एक महत्वपूर्ण विद्रोह हुआ अल्तुनिया के द्वारा। कौन भाई? अल्तुनिया के द्वारा एक महत्वपूर्ण विद्रोह देखने को मिलता है। अल्तुनिया कौन था? तो अल्तुनिया भटिंडा का, कहां का भाई? भटिंडा का गवर्नर था। कहां का भाई? भटिंडा का गवर्नर था। और भटिंडा को ही क्या कहा जाता था? तबर हिंद कहा जाता था। क्या कहते थे? तबर हिंद कहा जाता था भटिंडा को ही। भटिंडा का जो गवर्नर था अल्तुनिया, इसके द्वारा विद्रोह किया जाता है रजिया सुल्तान के समय काल में। रजिया दिल्ली से अल्तुनिया का विद्रोह दबाने के लिए जब भटिंडा की ओर अग्रसर होती है, ऐसे में ही अब चूंकि दिल्ली से निकल रही है रजिया, दूर जा रही है, गुजरात भटिंडा जा रही है, सॉरी पंजाब जा रही है, ऐसे में तुर्की अमीरों ने यह फैसला किया कि रजिया से मुक्त होने का यह सबसे अच्छा समय है। और इसी परिप्रेक्ष्य में तुर्की अमीरों ने जैसे ही रजिया दिल्ली से निकलती है विद्रोह को, अल्तुनिया के विद्रोह को दबाने के लिए, वैसे ही तुर्की अमीरों ने एक विशेष व्यक्ति मलिक याकूत की हत्या की। और मलिक याकूत जो कि एक विश्वसनीय थे रजिया सुल्तान के, गैर तुर्क थे, उसकी हत्या की जाती है। और तुर्की अमीरों ने अगला शासक बहराम शाह को घोषित किया। किसे भाई? अगला शासक बहराम शाह को घोषित किया। जब रजिया भटिंडा जाती है तो अल्तुनिया ने धोखे से क्या किया? अल्तुनिया ने धोखे से रजिया को कैद कर लिया। अब रजिया टेंशन में, रजिया ठीक वैसे जैसे रजिया गुंडों से घिर गई, वही वाला हाल हो गया यहां पे। रजिया को यह बात समझ में आ गई कि मुझे कैद कर लिया गया है, अल्तुनिया के द्वारा कैद किया गया है, और दिल्ली में मेरे जगह पे बहराम शाह को शासक बना दिया गया है। अब इन्होंने बुद्धि विवेक का परिचय देना शुरू किया। अल्तुनिया को एक बहुत ही शानदार इन्होंने प्रस्ताव ऑफर किया कि मेरे से विवाह कर लीजिए। अल्तुनिया तैयार हो गया विवाह करने के लिए, रजिया से विवाह भी कर लेता है। अब अल्तुनिया के दिमाग में अलग बुद्धि चल रहा था कि रजिया से विवाह करेंगे, रजिया को दबा देंगे और खुद दिल्ली सल्तनत में सुल्तान बन जाएंगे। सारे लोग बिल्कुल बुद्धि का प्रयोग कर रहे थे अपने अपने स्तर पे। और अल्तुनिया से विवाह करने के बाद रजिया दिल्ली की ओर रुखसत करती है। और ऐसे में बहराम शाह को जब यह पता चलता है कि रजिया वापस आ रही है अपना सत्ता हमसे छीनने के लिए, तो बहराम शाह और कुछ तुर्क अमीरों ने एक प्लान बनाया कि रजिया को रास्ते में ही समाप्त कर दिया जाए। और इसी प्लान के तहत डाकुओं के एक गिरोह द्वारा जब हरियाणा के कैथल नामक स्थान पर अल्तुनिया और रजिया दोनों आराम की मुद्रा में थे, उसी समय डाकुओं के गिरोह द्वारा इनकी हत्या कर दी गई और रजिया की मृत्यु हो गई। और रजिया सुल्तान का नाम इतिहास में ही फिर दर्ज हो गया। रजिया के बाद अगला जो शासक हुआ वो हुआ बहराम शाह। कौन भाई? बहराम शाह अगला शासक हुआ। और बहराम शाह का समय शुरू हुआ 1240 में और 1242 तक ये भाई साहब दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के सुल्तान के तौर पे जाने जाते हैं। बहराम शाह के समय काल में सिर्फ और सिर्फ दो बातें देखने को मिलती हैं। पहली बात,
जब बहराम शाह सुल्तान थे तो सिर्फ दो महत्वपूर्ण बातें इनके समय काल में देखने को मिलती हैं, घटनाएं जो घटित हुई। एक तो ये कि तुर्की अमीर यह बात समझ चुके थे कि रजिया या दिल्ली सल्तनत का सुल्तान अपने तरीके से, कोई भी अगला बनेगा तो अपने तरीके से शासन संभालना शुरू कर लेगा और तुर्की अमीरों की कोई पूछ नहीं रहेगी शासन प्रशासन में। ऐसे में तुर्की अमीरों ने एक प्रस्ताव इस प्रकार का लाया कि अगर सुल्तान को कोई भी आदेश जारी करना है, कोई भी कार्य करना है, तो अमीरों का भी उसमें भूमिका होना चाहिए। अमीरों के सहयोग से ही वो कोई फैसला ले सकता है। और अमीरों ने ही बिल्कुल सोची समझी रणनीति के तहत एक नया पद सृजित किया बहराम शाह के समय काल में। बहराम शाह को भी यह पता था कि हम तुर्की अमीरों के सहयोग से ही शासक बने हुए हैं, तो तुर्की अमीरों की कोई भी बात मानना इनके लिए मजबूरी का कार्य था। और बहराम शाह के समय काल में एक नया पद सृजित हुआ जिसका नाम है नायब-ए-मुमलिकात। नायब-ए-मुमलिकात अर्थात सुल्तान के साथ उठना बैठना, तुर्की अमीर वर्ग का प्रतिनिधित्व नायब के द्वारा सुल्तान के समक्ष करना। तुर्की अमीर क्या चाहते हैं, अब 10, 20, 25, 50 तुर्की अमीर हैं, अब सारे लोग जाकर के सुल्तान के साथ उठना बैठना शुरू कर देंगे, सुल्तान के पद की गरिमा वहां पे डाउन होगी, समाप्त होगी। तो तुर्की अमीरों ने अपना एक लीडर चुना। किस पोस्ट पे बैठाया गया? नायब के पद पे बैठाया गया। और पहला नायब बनने वाला व्यक्ति कौन था? ऐतगीन को प्रथम नायब-ए-मुमलिकात बनाया गया बहराम शाह के समय काल में। अब यह स्पष्ट हो गया कि शासक सुल्तान कोई भी काम करेगा तो जब तक नायब की स्वीकृति नहीं होगी तब तक वो काम या फैसला नहीं लिया जा सकता है सुल्तान के द्वारा। और नायब-ए-मुमलिकात नामक एक नया पद सृजित हुआ बहराम शाह के समय काल में। इस पद पर बैठने वाला पहला व्यक्ति ऐतगीन था। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य इसके समय यह हुआ, 1241 की बात है। कौन सी भाई? 1241 की बात है। 1241 में दिल्ली सल्तनत पर आपने देखा होगा कि इल्तुतमिश के समय काल में चंगेज खां सिंधु नदी तक आया था, लेकिन दिल्ली सल्तनत के अंदर प्रवेश नहीं किया। सिंधु नदी तक लगभग 2 वर्ष अपना खेमा बनाए हुए था, लेकिन वहीं से वो वापस हो गया जब जलालुद्दीन मंगबरनी, जो कि ख्वारिज्म का एक राजकुमार था, जलालुद्दीन मंगबरनी जैसे ही भारत से वापस होता है, चंगेज खां भी सिंधु नदी से वापस हो गया था। चंगेज खां दिल्ली सल्तनत पे अटैक नहीं किया हुआ था इल्तुतमिश के समय काल में, लेकिन पहली बार किसी मंगोल के द्वारा दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण देखने को मिलता है बहराम शाह के समय काल में ही। 1241 में दिल्ली सल्तनत पर प्रथम मंगोल आक्रमण देखने को मिलता है। किसके नेतृत्व में प्रथम मंगोल आक्रमण हुआ? तो प्रथम मंगोल आक्रमण दिल्ली सल्तनत पर 1241 में तायर के नेतृत्व में हुआ। कई जगहों पे ये तायर लिखा हुआ है और कई जगहों पे तैर बहादुर लिखा हुआ है। एक ही व्यक्ति हैं, दो अलग अलग बस नाम है, समझ ले। तायर या तैर बहादुर के नेतृत्व में पहला मंगोल आक्रमण 1241 में बहराम शाह के समय काल में देखने को मिलता है। तो ये बात हमने किया बहराम शाह के समय काल तक। वापस आते हैं प्रश्न पे। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित शासकों को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, तो सबसे पहले हो जाएगा सी, फिर हो जाएगा बी, फिर हो जाएगा ए और लास्ट में होगा डी। ये आपका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। आगे बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न पे। रजिया के विरुद्ध विद्रोह पहली बार किसने किया हुआ था? रजिया के विरुद्ध प्रथम विद्रोह किसके द्वारा किया गया था? क्या यह ऐतगीन था, क्या यह बलबन था, क्या यह निजाम उल मुल्क जुनैदी था, या फिर अल्तुनिया था? बताएंगे जरा। जी अंकित जी, आकांक्षा जी, सरिता जी, विशाल, जितेंद्र, पूजा, जया, अजय, श्याम, रेणु, रीता, सीता, ज्योति, नवीन, बहुत सारे लोग हैं, जल्दी बताते चले जाए। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही भाई।
बहुत तेजी से चल रहा है चैट बॉक्स। रजिया के विरुद्ध प्रथम विद्रोह किसने किया था? आपको बताया कि रजिया के समय बहुत सारे विद्रोह देखने को मिलते हैं, जिसमें निजाम उल मुल्क जुनैदी का नाम बताया, जो कि इल्तुतमिश का एक पुराना वजीर था। इल्तुतमिश का पुराना वजीर था निजाम उल मुल्क जुनैदी, उसी के द्वारा पहला विद्रोह किया गया था रजिया सुल्तान के समय काल में। इसके अलावा अलाउद्दीन, सैफुद्दीन कूची, अलाउद्दीन जानी, कबीर खां आदि के विद्रोह भी इसके समय काल में हुए थे। अल्तुनिया ने भी विद्रोह किया हुआ था। हालांकि इसके साथ साथ जब हम बलबन के विषय में बात करेंगे तो वहां भी देखेंगे कि बलबन भी इस विद्रोह में शामिल था रजिया सुल्तान के खिलाफ। तो बिल्कुल सही आपका उत्तर होगा यहाँ पे, रजिया के विरुद्ध प्रथम विद्रोह किसने किया हुआ था? निजाम उल मुल्क जुनैदी के द्वारा। किसके द्वारा? निजाम उल मुल्क जुनैदी के द्वारा प्रथम विद्रोह किया गया था। तीसरा प्रश्न, रजिया की मृत्यु कहां हुई थी? रजिया की मृत्यु कहां हुई थी? क्या यह भटिंडा है, क्या यह हांसी है, क्या यह कैथल है, या फिर बदायूं है? बताएंगे जरा। पूजा द्विवेदी जी, रीत, सोनी, माही, हितेंद्र, अनीता, अंबिका, आकांक्षा, आशा, बहुत सारे लोग हैं, लकी, शालवी, गौरव, बहुत बढ़िया भाई। रजिया की मृत्यु क्या ये भटिंडा में हुई थी, हांसी में हुई थी, कैथल में हुई थी, या बदायूं में हुई थी? आप सारे लोगों को बताया कि जैसे ही दिल्ली से कूच की अल्तुनिया का विद्रोह दबाने के लिए रजिया सुल्तान, तो अल्तुनिया गवर्नर था कहां का? सूबेदार था, इक्तादार था कहां का? ये पंजाब में भटिंडा का था, और भटिंडा को ही तबर हिंद कहा जाता है। अल्तुनिया ने रजिया को कैद कर लिया, और इधर तुर्की अमीरों ने बहराम शाह को सुल्तान घोषित कर दिया। अल्तुनिया से विवाह किया और दिल्ली की ओर जब कूच करती है रजिया, तो बीच रास्ते में ही डाकू के गिरोह के द्वारा कैथल, जो कि हरियाणा में है, कैथल में इनकी हत्या कर दी गई थी। आगे बात करेंगे। चौथा प्रश्न, नायब-ए-मुमलिकात का पद किस सुल्तान के समय गठित हुआ था? नायब-ए-मुमलिकात, नायब-ए-मुमलिकात का सीधा सीधा अर्थ आप नायब से भी लगा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ नायब भी कह सकते हैं। नायब का पद किस सुल्तान के समय सृजित किया गया था या गठित हुआ था? अलाउद्दीन मसूद शाह, नासिरुद्दीन महमूद, बलबन और बहराम शाह। क्या उत्तर होगा भाई? सारे लोग डी 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 डी, बिल्कुल भाई, डी ही सही उत्तर है, बहराम शाह। बहराम शाह के समय काल में दो महत्वपूर्ण कार्य हुए। एक तो नायब-ए-मुमलिकात का पद सृजित किया गया था, दूसरा 1241 में तैर बहादुर या तायर के नेतृत्व में दिल्ली सल्तनत पर पहला मंगोल आक्रमण हुआ था। आगे बात करेंगे। पांचवा प्रश्न, प्रथम मंगोल आक्रमण किस सुल्तान के समय हुआ था? बलबन, रुकनुद्दीन फिरोज, बहराम शाह और कैकुबाद। तो आप सारे लोगों को अब जानकारी हो गई होगी, प्रथम मंगोल आक्रमण बहराम शाह के ही समय काल में हुआ था, 1241 में तैर बहादुर या तायर के नेतृत्व में। छठे प्रश्न की बात करेंगे। इल्तुतमिश के शमसी वंश का अंतिम शासक कौन था? आपके सामने ऑप्शंस भी है। इल्तुतमिश के शमसी वंश का अंतिम शासक कौन था? इल्तुतमिश के विषय में हमने बहुत सारी बातें पहले की हुई हैं। इल्तुतमिश इल्बरी तुर्क था, तुर्कों की एक कबीला कह लें या शाखा कह लें, इल्बरी तुर्क था। अपने आप को किस वंश से जोड़ा? इल्तुतमिश ने शमसी वंश से जोड़ा हुआ था। तो प्रश्न बनता है, इल्तुतमिश के शमसी वंश का अंतिम शासक कौन था? क्या यह कैयुमर्स था, या कैकुबाद था, या बलबन था, या नासिरुद्दीन महमूद था? आप में से लगभग सारे ही लोग सही चल रहे हैं। बिल्कुल, इसका उत्तर लोग बता रहे हैं डी, हालांकि कुछ लोग सी भी लिख रहे हैं भाई, कुछ लोग ए भी लिख दे रहे हैं। ध्यान देंगे भाई, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है इल्तुतमिश के शमसी वंश का अंतिम शासक कौन था, अर्थात इल्तुतमिश के परिवार का। इस प्रश्न को इस प्रकार से भी देख सकते हैं, इल्तुतमिश के परिवार का
अंतिम व्यक्ति जो कि सुल्तान बना वो कौन था? इस प्रश्न को इस तरीके से भी देख सकते हैं। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा नासिरुद्दीन महमूद। कौन सा भाई? नासिरुद्दीन महमूद बिल्कुल सही उत्तर होगा इसका। थोड़ा सा इस बात को भी समझने का प्रयास करेंगे कैसे हो रहा है। तो आपको बताया बहराम शाह 1240 से 1242 तक दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश का सुल्तान था। बहराम शाह के बाद क्या हुआ, थोड़ा सा इस बात को भी समझेंगे इतिहास में। बहराम शाह के बाद की स्थिति, बहराम शाह की जैसे ही मृत्यु हुई 1242 में बहराम शाह की हत्या कर दी गई थी। और बहराम शाह की हत्या के बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्कालीन समय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अमीर था, सरदार था, मलिक था, जिसका नाम था इजुद्दीन किशलू खां। याद करेंगे, इजुद्दीन किशलू खां बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के प्रश्न आने वाली परीक्षाओं में मिलेंगे भाई। इजुद्दीन किशलू खां, जिसे बलबने बुजुर्ग भी कहा जाता था, इसका बलबन से कोई संबंध नहीं फिलहाल, बलबने बुजुर्ग इसे कहा जाता था। किसे भाई? इजुद्दीन किशलू खां को बलबने बुजुर्ग भी कहा जाता था। इजुद्दीन किशलू खान ने क्या किया कि इल्तुतमिश का जो भवन था, इल्तुतमिश का जो लाल भवन था, सफेद भवन था, उस पर कब्जा कर लिया। और कब्जा करने के साथ ही स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया। किसने भाई? किशलू खान ने, जो कि एक तुर्क मलिक था या अमीर था, स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया। और ऐसे में जो अन्य तुर्की अमीर थे वो नाराज होंगे और तुर्की अमीर इससे नाराज होते हैं और इसके विरुद्ध जाते हैं। और स्थिति ऐसी बनती है कि किशलू खां की कुछ समय बाद हत्या भी कर दी जाती है और तुर्की अमीर किशलू खां के इस घोषणा के विरुद्ध हो जाते हैं। और तुर्की अमीरों ने ही क्या किया? अलाउद्दीन मसूद शाह, किसको भाई? अलाउद्दीन मसूद शाह को अगला सुल्तान घोषित किया। अलाउद्दीन मसूद शाह को अगला सुल्तान घोषित किया। अर्थात बहराम शाह के बाद अगला सुल्तान कौन हुआ? तो बहराम शाह के बाद एक ड्रामा बीच में हो गया दिल्ली सल्तनत में इजुद्दीन किशलू खां के द्वारा, लेकिन अगला सुल्तान फिर बना अलाउद्दीन मसूद शाह, सबकी सहमति से, अर्थात तुर्की अमीरों के सहयोग से। और अलाउद्दीन मसूद शाह का जो समय काल था एक शासक के रूप में, वो था 1242 से लेकर के 1246 तक। कब से भाई? 1242 से लेकर के 1246 तक। और यहां पे समझने की एक सिर्फ बात है, बहुत योग्य सुल्तान नहीं थे मसूद शाह। और अलाउद्दीन मसूद शाह के समय काल में एक महत्वपूर्ण बात ये कि इन्होंने क्या किया? बलबन, अब नाम आएगा बलबन का, बलबन को एक पद पर बैठाया। किस पद पर बैठाया? तो बलबन को अमीर ए हाजिब बना दिया। क्या बना दिया? अमीर ए हाजिब बना दिया। अमीर ए हाजिब कहने का मतलब क्या है? दरबारी शिष्टाचार को बनाए रखने वाला, अर्थात दरबारी जो कार्यवाही होती है उसका जो सबसे बड़ा अधिकारी है, या सुल्तान के समक्ष राज दरबार में किसी को पेश करना है, कोई याचिका प्रस्तुत करना है, तो उससे संबंधित जो अधिकारी होता था उसे अमीर ए हाजिब कहा जाता था। यह कुछ संसदीय कार्य मंत्रालय जैसा विभाग था। और बलबन को अलाउद्दीन मसूद शाह ने अमीर ए हाजिब बनाया। अब दरबार के जो भी महत्वपूर्ण या गणमान्य व्यक्ति थे सबके साथ इसका संबंध बना। और चूंकि ये अमीर ए हाजिब था, इसकी अनुमति से ही दरबार में कुछ भी हो सकता था। ऐसे में सारे लोग इनके आगे पीछे करना शुरू किए। कुछ
जब आगे पीछे करना शुरू किए अन्य लोग, ऐसे में इसको समझ में आया कि इस पद की गरिमा कितनी ज्यादा है, और गलती से ही अलाउद्दीन मसूद शाह ने हमारे साथ क्या कर दिया है, इसको अपनी क्षमता पे भरोसा था, और इस पद पे बैठने के बाद ही पूरे के पूरे दिल्ली सल्तनत राज्य को, या राज्य के जो भी महत्वपूर्ण अमीर लोग थे, अमीर वर्ग के लोग थे, उन पे अपना नियंत्रण कसना शुरू किया, और पूरे के पूरे राज्य पर इसका नियंत्रण धीरे धीरे स्थापित होता चला गया। और अब एक नई प्लानिंग बलबन ने बनाई। बलबन ने अलाउद्दीन मसूद शाह को सत्ता से हटाया। इतना महत्वपूर्ण हो चुका था दिल्ली सल्तनत में बलबन इस समय काल में अमीर ए हाजिब बनने के बाद, कि बहुत ही आसानी से कुछ तुर्की अमीरों को अपने फेवर में किया, और बलबन ने अलाउद्दीन मसूद शाह को सत्ता से हटाया, और इसके स्थान पर अगला सुल्तान किसे बनाया बलबन ने, नासिरुद्दीन महमूद को। किसको भाई, नासिरुद्दीन महमूद को अगला सुल्तान घोषित किया। किसने किया, बलबन के द्वारा बनाया गया। कौन भाई, नासिरुद्दीन महमूद। इसका जो समय काल है वो 1246 से शुरू होता है और 1265 तक जाता है। किसके सहयोग से बना हुआ था, बलबन के सहयोग से बना हुआ था। अब नासिरुद्दीन महमूद को लेकर के भी कुछ बातें देखने को मिलती हैं। जैसे पहली बात ये कि नासिरुद्दीन महमूद इल्तुतमिश के परिवार का अंतिम व्यक्ति था, सीधे उसके परिवार का अंतिम व्यक्ति था जो कि सुल्तान बना था। यही आपका प्रश्न था। इल्तुतमिश के परिवार का सुल्तान बनने वाला अंतिम व्यक्ति या सदस्य कौन था, वो था नासिरुद्दीन महमूद। एक बात, पौत्र था उसका। दूसरी बात, इनका स्वभाव कैसा था, तो इन भाई साहब का सुल्तान बन गए, इनका स्वभाव कुछ संत जैसा था और धार्मिक प्रवृत्ति वाला था। किस प्रकार की धार्मिक प्रवृत्ति वाला था, तो ये सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद साहब कुरान की नकल किया करते थे। कुरान की नकल का मतलब कुरान का सुलेख किया करते थे। नकल का मतलब नकलची नहीं भाई, कुरान देख देख करके उसको अपने हाथों से दूसरे पेज पर लिखा करते थे, और इस सुलेख को बेचकर अपनी व्यक्तिगत आय हासिल किया करते थे। अर्थात यह एक धार्मिक व्यक्ति के तौर पे जाने जाते थे। इतने अच्छे हृदय के ये इंसान थे कि इनकी अच्छाई की वजह से ही इतिहासकार मिनहाज उस सिराज ने, किसने भाई, मिनहाज उस सिराज का नाम सुना होगा। जब हम लोग इल्तुतमिश के विषय में बात कर रहे थे तो वहां पे आपको बताया हुआ था कि इनका दरबारी विद्वान कौन था, मिनहाज उस सिराज था। और मिनहाज उस सिराज ने जो पुस्तक लिखी उसका नाम है नासिरुद्दीन नासरी करके। तो वहां पे अभी ध्यान में आता है मिनहाज उस तबकात ए नासिरी जो इन्होंने पुस्तक लिखी, इसमें जो ये नासिरी शब्द है, नासिरी शब्द नासिरुद्दीन से ही जुड़ा हुआ है। अर्थात एक प्रश्न बनता है, मिनहाज उस सिराज ने जो पुस्तक लिखी तबकात ए नासिरी, वो किसको समर्पित थी, किसके परिप्रेक्ष्य में लिखी हुई थी, तो नासिरुद्दीन महमूद को ही यह पुस्तक समर्पित थी। एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न यहां पे और दिखाई देता है कि मिनहाज उस सिराज ने अपने पुस्तक में तबकात ए नासिरी में दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को आदर्श सुल्तान घोषित किया था, तो नासिरुद्दीन महमूद की धार्मिकता की वजह से ही मिनहाज सिराज ने आदर्श सुल्तान दिल्ली सल्तनत का बताया हुआ था। अगली बात, नासिरुद्दीन महमूद के साथ बलबन ने थोड़ा सा बुद्धि का परिचय दिया। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह इसके साथ कर दिया। बलबन ने पुत्री का विवाह किसके साथ किया था, सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद के साथ।
और ऐसे में जब बलबन जी ससुर बन जाते हैं नासिरुद्दीन महमूद के, नासिरुद्दीन महमूद इनके दामाद हो जाते हैं, सुल्तान भी हैं, तो अब शादी वादी हो गई, नासिरुद्दीन महमूद साहब खुश हो गए कि शादी वादी तो हो गई है। ऐसे में नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को कौन सी एक उपाधि दिया हुआ था? उलूग खां की उपाधि दिया था। तो दिल्ली सल्तनत में कौन सा एक व्यक्ति था जिसे उलूग खां की उपाधि मिली हुई थी? कौन सा एक सुल्तान था जिसे उलूग खां कहा जाता था? वो था बलबन। और उलूग खां की उपाधि के साथ ही नायब भी बना दिया था, अर्थात नायब ए मुमलिकात का पद भी बलबन को ही दे दिया था नासिरुद्दीन महमूद ने। जब नायब का पद मिला तो बलबन और ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया शासन प्रशासन में, और ज्यादा छवि इसकी बढ़ गई थी। एक तो सुल्तान के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया, नायब बन गया। बलबन की महत्वाकांक्षा लगातार अब बढ़ती जा रही थी, और जब महत्वाकांक्षा बढ़ती जा रही थी, इसी समय एक भारतीय मुसलमान रेहान ने क्या किया? रेहान ने क्या किया? कान भर दिया नासिरुद्दीन महमूद का कि आप ऐसे ही बलबन के ऊपर अगर विश्वास करते चले जाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि बलबन मौका देख करके आपका सफाया कर दे और खुद सुल्तान बन जाए। इस प्रकार का जब कान भरा तो निश्चित रूप से नासिरुद्दीन महमूद डर गए। भैया अभी तो शादी हुई है कुछ ही दिन पहले, अगर ऐसा दुर्घटना हो गया हमारे साथ तो क्या होगा? सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद डर जाते हैं। रेहान ने भड़का दिया था, और इस भड़काने के बाद ही रेहान के द्वारा नासिरुद्दीन महमूद ने आदेश दिया कि बलबन नायब जो साहब आप हैं, तो बलबन साहब आप कुछ समय के लिए कहां चले जाइए? हांसी चले जाइए, हांसी के इक्तादार बन जाइए, अर्थात दिल्ली को छोड़ दीजिए। तो प्रश्न बनेगा फिर यहां पे, नासिरुद्दीन महमूद के आदेश के बाद दिल्ली छोड़ करके कहां का इक्तादार बनाया गया था बलबन को? हांसी का। हांसी मतलब हिसार, मतलब हरियाणा भेज दिया गया था। हालांकि कुछ ही दिनों के बाद बलबन अपनी स्थिति मजबूत करता है, रेहान के गुट का सफाया करता है और वापस दिल्ली आ जाता है। और वापस आने के बाद, वापस जब दिल्ली आया तो ऐसे में 1254 की बात है। 1254 में सुल्तान को अपने बिल्कुल पक्ष में कर चुका था, दिल्ली सल्तनत पे दोबारा से अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था, और सुल्तान को अपने फेवर में इतना ज्यादा कर लिया कि अब आंख मूंद करके विश्वास करने वाली बात हो गई थी। और छत्र के प्रयोग की, किसके भाई? छत्र के प्रयोग की इजाजत दे दी गई। छत्र के प्रयोग की इजाजत सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद के द्वारा बलबन को दे दी गई। छत्र क्या होता है? तो सुल्तान कोई अगर आदेश जारी करता है तो वो लिखित आदेश है, उस पर सील मुहर तो लगेगा ही लगेगा, राजाज्ञा है सील मुहर के साथ। तो वो अब अगर सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद उठने बैठने में या कहीं व्यस्त है तो खुद वो सील मुहर न लगा करके बलबन को वो सुपुर्द कर दिया कि बलबन आप ही फैसला लेकर के आप सील मुहर लगा करके राजाज्ञा घोषित कर दिया करिए। अर्थात छत्र का मतलब हो गया सुल्तान के पद के पैरेलल, अर्थात सुल्तान के पद का प्रतीक छत्र को कहा जाता है। और छत्र के प्रयोग की इजाजत बलबन को मिल गई 1254 में। बलबन की महत्वाकांक्षा लगातार आगे बढ़ती जा रही थी और इसी महत्वाकांक्षा के शिकार हो गए कौन? नासिरुद्दीन महमूद। और 1265 का समय काल था। 1265 में नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो गई। और ये जो मृत्यु हुई तो इस मृत्यु को लेकर के भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति जो कि बाद में आता है, इब्न बतूता पहन के जूता, एमबीटी के समय काल में दिल्ली आता है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय काल में आता है। लेकिन उसकी जो पुस्तक रही रेहल्ला में इब्न बतूता ने नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु पर एक बात लिखी है इब्न बतूता ने कि बलबन की महत्वाकांक्षा के भाई साहब शिकार हो गए। कैसे? इब्न बतूता ने कहा है कि बलबन जो कि नायब था, नायब ने अर्थात बलबन ने सुल्तान को जहर देकर मार दिया था।
किसने कहा? इब्न बतूता ने कहा है। किसके विषय में? बलबन के विषय में यह बात लिखी कि नासिरुद्दीन महमूद को जहर देकर के बलबन ने मार दिया था। और मारने के बाद अब चूंकि बलबन इतना ज्यादा आक्रामक है, बलबन का पूरा दिल्ली सल्तनत पर इतना ज्यादा नियंत्रण है, इसको रोकने टोकने वाला कोई भी अमीर बचा नहीं है। और नासिरुद्दीन महमूद की हत्या के बाद या उसकी मृत्यु के बाद अगला सुल्तान कौन हो गया दिल्ली सल्तनत में? अगला सुल्तान हो गया कौन भाई? बलबन। तो आपका प्रश्न था, वापस प्रश्न पे आते हैं, इल्तुतमिश के शमसी वंश का अंतिम शासक कौन था? इल्तुतमिश के परिवार का या इल्तुतमिश के शमसी वंश का अंतिम शासक था नासिरुद्दीन महमूद। और नासिरुद्दीन महमूद के विषय में सारी की सारी बातें हमने डिटेल में देख ली हैं। एक बात ध्यान में रखेंगे कि हम जो कुछ भी पढ़ाई कर रहे हैं उसमें कोई भी महत्वपूर्ण बात छूट नहीं रही है। तो किसी को भी ऐसा नहीं समझ में आना चाहिए कि ये क्रैश कोर्स है। ये वास्तव में जैसे रेगुलर बैच में पढ़ाई होती है, रेगुलर बैच में थोड़ा सा और इन सारी बातों को लिखते लिखाते याद कराते टाइम देकर के होता है, लेकिन क्रैश कोर्स में प्रश्नों के माध्यम से सारी की सारी महत्वपूर्ण बातों को आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। क्यों भाई? चले अगला प्रश्न है 7वां। दिल्ली सल्तनत का निम्नलिखित में से कौन सा एक सुल्तान था जो बचपन में मंगोलों का गुलाम था? ध्यान से पढ़ेंगे और 4 ऑप्शन आपके साथ है। आप पहले ऑप्शन मुझे बताइए कौन सा सही है, फिर मैं थोड़ा सा जो भी व्यक्ति है उसके विषय में बात बताऊंगा। दिल्ली सल्तनत का निम्नलिखित में से कौन सा एक सुल्तान था जो बचपन में मंगोलों का गुलाम था? बताएंगे जरा। 4 ऑप्शन है, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी और गयासुद्दीन तुगलक। बताएंगे। सारे लोग कह रहे हैं ए। क्यों भाई? बिल्कुल सही बात है। दिल्ली सल्तनत का निम्नलिखित में से कौन सुल्तान था जो बचपन में मंगोलों का गुलाम था? इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है बलबन ही। कौन सा भाई? बलबन ही। नासिरुद्दीन महमूद के बाद अगला सुल्तान हुआ बलबन। अब थोड़ा सा बलबन के विषय में बात करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल सही है, बलबन। ध्यान देंगे, बलबन की बात करते हैं। बलबन का जो समय शुरू होता है एक शासक के तौर पे 1265 में शुरुआत होती है और 1286 तक जाता है एक सुल्तान के तौर पे। बलबन के बचपन का नाम अगर देखा जाए तो बचपन का नाम था इसका बहाउद्दीन था। वास्तविक नाम भी अगर देखा जाए तो इसका बहाउद्दीन नाम था, लेकिन शासक किस नाम से बनता है? तो गयासुद्दीन। पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन। कौन सा भाई? गयासुद्दीन बलबन के नाम से यह शासक बनता है। एक और प्रश्न बनता है कि बलबन साहब किस प्रकार के तुर्क थे? तुर्कों के किस कबीला से संबंधित थे या जाति बिरादरी संबंधित थे? तो ये भी इल्तुतमिश के जैसे ही इल्बरी तुर्क थे। कौन से भाई? इल्बरी तुर्क थे। बचपन की बात करते हैं। बचपन में मंगोलों ने इन्हें पकड़ लिया था और अपना दास बनाया, गुलाम बनाया। और कुछ वर्षों के बाद बगदाद में मंगोलों ने क्या किया इनके साथ? मंगोलों ने एक व्यक्ति था जो कि व्यापारी था, गुलामों की खरीद फरोख्त किया करता था। नाम था जमालुद्दीन बसरी। कौन सा भाई? जमालुद्दीन बसरी को बेच दिया। किसने? मंगोलों ने जमालुद्दीन बसरी को बेच दिया। कहां पे? बगदाद में। और बाद में चल करके कब की बात है? 1232-33 की बात है, जब इल्तुतमिश ने, किसने भाई? इल्तुतमिश ने ग्वालियर का विजय किया हुआ था। ग्वालियर विजय। तो ग्वालियर विजय के बाद ही इल्तुतमिश ने जमालुद्दीन बसरी से इन्हें खरीदा था। तो इल्तुतमिश के पास कहां पे आ गए? ये दिल्ली में आ गए। और
मंगोलों से जमालुद्दीन बसरी, जमालुद्दीन बसरी से इल्तुतमिश के पास आ गए दिल्ली में, और जब खरीद लिया अपने गुलाम के तौर पे इल्तुतमिश ने, तो इसे क्या बनाया? इल्तुतमिश ने अपना खासदार बनाया। क्या बनाया? खासदार बनाया। खासदार का मतलब होता है व्यक्तिगत सेवक बनाया। कौन भाई? इल्तुतमिश ने इनको अपना व्यक्तिगत सेवक बनाया। और कुछ समय के बाद इल्तुतमिश ने, आप सारे लोगों को जानकारी होगी कि इल्तुतमिश ने चालीसा दल का गठन किया था, अर्थात तुर्क ए चिहलगानी का गठन किया हुआ था। कुछ समय के बाद इसे चालीसा दल का सदस्य बना दिया गया। चालीसा दल का इसे सदस्य बना दिया गया इल्तुतमिश के समय काल में। अब इसके बाद क्या हुआ, थोड़ा सा वो भी देखेंगे। इल्तुतमिश के बाद बलबन के साथ क्या होता है, तो इल्तुतमिश के बाद नाम आएगा रजिया का। रजिया के समय बलबन किस पद पर था? तो रजिया के समय बलबन अमीर ए शिकार के पद पर भी था। मैंने अपने स्टूडेंट्स को यह भी बताया हुआ था कि इस प्रकार का भी प्रश्न बनेगा कि सुल्तान बनने के पहले बलबन निम्नलिखित में से कौन से एक पद पर आसीन नहीं था? ध्यान से समझेंगे। सुल्तान बनने के पहले बलबन निम्नलिखित में से कौन से एक पद पर नहीं आसीन था? तो आप अगर 3-4 उन पदों को ध्यान में रख लेंगे जिस पर यह बैठा हुआ था, सुशोभित किया था, तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। रजिया के समय काल में बलबन अमीर ए शिकार के पद पर था। अमीर ए शिकार का मतलब शिकार की व्यवस्था करने से संबंधित जो अधिकारी होता है। रजिया के बाद अगर बात किया जाए अलाउद्दीन मसूद शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह के समय किस पद पर था? तो अमीर ए हाजिब के, अलाउद्दीन मसूद शाह के समय अमीर ए हाजिब के पद पर बलबन था। और नासिरुद्दीन महमूद की बात किया जाए तो नासिरुद्दीन महमूद के समय बलबन नायब के पद पर था, और नायब के बाद ही, नासिरुद्दीन महमूद के बाद ही ये भाई साहब सुल्तान बन गए। अर्थात चालीसा दल का भी सदस्य था, अमीर ए शिकार के पद पर भी था, अमीर ए हाजिब के पद पर भी था, नायब के पद भी था, और नायब के बाद अब अगला पद ही सबसे बड़ा कौन सा है? सुल्तान है। तो सुल्तान भी भाई साहब बन गए। और अब बलबन के सुल्तान के समय काल में कुछ जो खास बातें होती हैं वो देखते हैं। तो बलबन के समय काल में क्या क्या ऐसी खास बातें हुई? चूंकि बलबन संघर्ष के दौर से लगातार आगे बढ़ते हुए, ठीक वही चीज जो आपको भी परीक्षा पास करने के लिए करना है। प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा लगता है कि हमारी समस्या ही सबसे बड़ी समस्या है और हाथ पैर धरे के धरे। लेकिन समझने की बात यह है, गांधी जी, पुरानी जो एनसीईआरटी थे उसमें गांधी जी का वचन भी था कि जब भी आपको कोई बात परेशान करे, आप परेशान मत हो, ये सोचें कि आपसे ज्यादा परेशान भी बहुत सारे लोग हैं। जब आप उनके दुखों को सोचना शुरू करेंगे तो थोड़ी देर बाद ही देखेंगे आपका दुख मलिक काफूर हो गया, भाग गया, दूर हो गया। तो कभी भी बहुत हैरान परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर कम भी तैयारी है तो इस बात को समझ ले कि अभी इतना समय है कि 10 घंटे पढ़ना शुरू करेंगे, 12 घंटे पढ़ना शुरू करेंगे, 13 घंटा, ये तो आपके हाथ में है। आप टाइम ड्यूरेशन बढ़ाएं, अपना कंसंट्रेशन बढ़ावें और पूरी तरह से फोकस्ड होकर के ज्यादा से ज्यादा आज से भी पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो 16 अगस्त को रिजल्ट आपके फेवर में होगा, इसमें तनिक भी दो राय नहीं। लोग 5 घंटे अगर 4 महीने की पढ़ाई में बीईओ बन सकते हैं, तो आप 1.5 महीने 10 घंटा पढ़ करके भी बीईओ की परीक्षा पास कर सकते हैं, याद रखें, या कोई भी परीक्षा। तो बलबन के समय काल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह हुई कि बलबन दिल्ली सल्तनत में पहला ऐसा सुल्तान था जिसने राजत्व का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। राजत्व का सिद्धांत प्रस्तुत किया। क्यों प्रस्तुत किया? इसके पीछे कारण यह था कि अमीरों के बीच से ही यह निकला हुआ व्यक्ति था और अलग अलग पद सुशोभित किया हुआ था पहले। ऐसे में इसके दिमाग में जो कूटनीतिक होता है, जो समझदार होता है, जो चालाक होता है, वो समझता है कि कभी भी टांग खिंचाई महफिल में अपने ही लोग करते हैं, किसी बाहरी में दम
कम होता है। अपने लोग अर्थात अपने साथ के उठने बैठने वाले लोग ही टांग खिंचाई करते हैं या हंसी मजाक करते हैं। ऐसे में उन सारी बातों को सुल्तान बनने के बाद रोक देना ही सुल्तान के पद की गरिमा को मेंटेन करना था, जो काम बलबन ने किया राजत्व का सिद्धांत प्रस्तुत करके। राजत्व के सिद्धांत में दो बातें, एक राजत्व और दूसरा राजा। समझेंगे जरा। राजत्व के संदर्भ में बलबन ने राजत्व सिद्धांत में क्या कहा? राजत्व को निबायते खुदाई कहा। क्या कहा? निबायते खुदाई कहा राजत्व को। और राजा को कहा जिल्ले लाह अर्थात जिल-ए अल्लाह कहा। ये दो शब्द याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। राजत्व को निबायते खुदाई कहा अर्थात इसका मतलब होता है ईश्वर का प्रतिनिधित्व। अर्थात राजत्व क्या है? तो बलबन ने अपने राजत्व सिद्धांत में बताया कि राजत्व, राजा का जो पद है वो ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता है। ऊपर अल्लाह तो, ऊपर ईश्वर तो ईश्वर की ही स्थिति धरती पर राजा के पद की होती है। अर्थात ईश्वर से जोड़ दिया, अर्थात राजत्व का दैवी सिद्धांत प्रस्तुत हो रहा है। और जिल्ले अल्लाह राजा को कहा, अर्थात जिल्ले अल्लाह का मतलब ईश्वर का प्रतिबिंब, ईश्वर का प्रतिबिंब अर्थात ईश्वर की छाया कह दिया। क्या कह दिया राजा को? ईश्वर की छाया या प्रतिबिंब कह दिया। अब एक प्रश्न फिर यहां पे बनेगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुल्तान था जिसने जिल्ले अल्लाह की उपाधि धारण की हुई थी? तो बलबन ने ही जिल्ले अल्लाह की उपाधि धारण की हुई थी। अब ये राजत्व का सिद्धांत प्रस्तुत करने से फायदा क्या हुआ? राजत्व के दैवीय सिद्धांत की आड़ में बलबन ने अन्य तुर्की अमीरों के समकक्ष न रहते हुए या कोई कानाफूसी न कर सके, यार ये तो हमारे ही बीच से निकला हुआ है, ये बातें न हो सके, राजत्व के दैवी सिद्धांत की आड़ लेकर के सुल्तान के पद की गरिमा को इसने स्थापित कर दिया। कोई भी यह कहने की जरूरत न करे कि ये हमारे बीच से ही गया हुआ व्यक्ति है। इसी परिप्रेक्ष्य में और बलबन ने क्या कार्य किया? कठोर न्यायिक व्यवस्था की शुरुआत की, कठोर न्यायिक व्यवस्था की शुरुआत की। कोई अमीर वर्ग का भी व्यक्ति है अगर कुछ भी उल्टी पुल्टी हरकतें करता है तो बलबन राजत्व के सिद्धांत की व्याख्या पहले ही प्रस्तुत कर चुका है। अब कोई भी ढिलाई नहीं होगा, कोई ये नहीं कहेगा कि हम तुम्हारे मामा के बेटे हैं, कोई ये बात नहीं कर पाएगा। कठोर न्यायिक व्यवस्था की शुरुआत की। इसके अलावा इन्होंने जब अपने आप को ईश्वर से जोड़ दिया तो इन्होंने क्या एक काम और किया? कुलीनता को प्रश्रय देना शुरू किया। अर्थात उच्च राजघराने में जन्मे हुए लोगों के साथ ही इन्होंने उठना बैठना शुरू किया। निम्न कुल के जो भी व्यक्ति थे, जो भी किसी महत्वपूर्ण पद पर आसीन थे, उन सारे लोगों को उन पदों से हटाते चला गया। अर्थात कुलीनता को अपने राज प्रशासन का आधार बनाया। इसके अलावा अब जब ईश्वर के साथ अपने आप को जोड़ दिया है, दैवी सिद्धांत प्रस्तुत कर दिया है, तो कुछ राजसी ठाट बाट भी देखने को चाहिए। और इसी परिप्रेक्ष्य में जब अपना राज दरबार ये लगाता था, बलबन राज दरबार लगाता था, और जब भी कभी सुल्तान का जुलूस निकलता था तो इसमें बहुत ज्यादा भव्यता देखने को मिलती है। यह भी प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा हुआ है। इसके अलावा अगर बलबन के समय काल के कुछ कार्यों की बात देखा जाए तो इसके समय काल में कुछ अलग से कार्य, जैसे सबसे पहले इसने चालीसा जो दल था ना, चालीसा दल को क्या किया? भंग कर दिया, चालीसा दल को समाप्त कर दिया। क्यों भाई? चालीसा दल को समाप्त कर दिया। इसके अलावा इन्होंने क्या किया? सिजदा और पैबोस, कौन सा भाई? सिजदा एंड पैबोस की एक नई फारसी परंपरा को दिल्ली सल्तनत में शामिल किया। सिजदा का मतलब कोई तुर्की अमीर आ रहा है सुल्तान के समक्ष, पहले घुटनों के बल
शीश झुकाएगा, पैर चूमेगा। पैबोस का मतलब सुल्तान का सिजदा और पैबोस की एक नई प्रथा की शुरुआत की। इसके अलावा इन्होंने एक और महत्वपूर्ण कार्य यह किया कि फारसी एक त्योहार था नौरोज। कौन सा भाई? नौरोज। नौरोज त्योहार को मनाने की शुरुआत, नौरोज उत्सव को मनाने की शुरुआत दिल्ली सल्तनत में बलबन के समय काल में ही आरंभ हुआ। नौरोज फारसी एक उत्सव था। अब एक और प्रश्न बनेगा, यहीं पे जोड़ लेते हैं कि बलबन का जो राजत्व सिद्धांत था, कहां से इसकी प्रेरणा उसको मिली हुई थी? तो फारस देश से मिली हुई थी। फारसी परंपरा पर आधारित इसका राजत्व का सिद्धांत था। और एक और काम किया इन्होंने कि दिल्ली सल्तनत में एक नया विभाग स्थापित किया। कौन सा विभाग स्थापित किया? सैन्य विभाग था जिसे कहा गया दीवान ए अर्ज। कौन सा भाई? दीवान ए अर्ज। एक सैन्य विभाग की स्थापना की, नया विभाग स्थापित किया, दीवान ए अर्ज। और दीवान ए अर्ज का जो सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता था उसे आरिज ए मुमालिक कहा जाता था। बलबन ने पहला आरिज ए मुमालिक किसे बनाया था? इमाद उल मुल्क को पहला आरिज ए मुमालिक बनाया हुआ था। इसके अलावा न सिर्फ दीवान ए अर्ज की शुरुआत किया, बल्कि बलबन ने गुप्तचर विभाग की भी स्थापना की। गुप्तचर विभाग की भी स्थापना की। और गुप्तचर विभाग का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था वो बरीद कहलाता था, बरीद ए मुमालिक कहलाता था। तो बरीद कौन होता था? बरीद गुप्तचर होता था। और बरीद से भी नीचे जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे गुप्त सूचनाओं का इधर उधर से आदान प्रदान कर रहे हैं, उन्हें मुनहियान कहा जाता था। बरीद कौन होता था? बरीद गुप्तचर होता था। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य बलबन के समय काल में हुआ। बलबन ने लौह और रक्त की नीति, बलबन ने लौह और रक्त की नीति की शुरुआत की। ये क्या था भाई? गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में डाकुओं की बहुत ज्यादा कार्रवाई देखने को मिलती थी। डाकुओं को संतुलित करना, डाकुओं का सफाया करने के उद्देश्य से गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में, सीधे सीधे दोआब क्षेत्र में बलबन ने, कहां पे? दोआब क्षेत्र में बलबन ने लौह और रक्त की नीति लागू की। क्यों लागू किया हुआ था? डाकुओं का सफाया करने के लिए। और डाकू जब समाप्त हो गए तो इस दोआब क्षेत्र में, दोआब क्षेत्र की निगरानी के लिए बलबन ने किन लोगों को नियुक्त किया हुआ था? अफगानों को नियुक्त किया हुआ था। यह भी एक महत्वपूर्ण बात है, अफगानों को नियुक्त किया। और लौह और रक्त की नीति जो लागू किया दोआब क्षेत्र में, लौह का मतलब जंगलों की सफाई करना। और जब जंगलों की सफाई हो रही है तो जंगली जीव अर्थात डाकू तो दिखाई पड़ेंगे, डाकुओं का सफाया करना, ये हो गया रक्त की नीति। अर्थात लौह और रक्त की नीति बलबन के समय काल में आरंभ की। क्यों भाई? चले, अब एक और महत्वपूर्ण बात यहां पे बलबन के समय काल में देखने को मिलती है कि अलग अलग सुल्तान, जो भी महत्वपूर्ण नाम रहे हैं सुल्तानों के दिल्ली सल्तनत में, उन्होंने अपने क्षेत्र विस्तार के लिए निश्चित रूप से प्रयास किया था। जो भी महत्वपूर्ण सुल्तान रहे, क्षेत्र विस्तार के लिए निश्चित रूप से प्रयास किया हुआ था। एक प्रश्न बनता है कि गुलाम वंश का महानतम शासक कौन था? गुलाम वंश की बात हो रही है, महानतम शासक कौन था? ये बलबन ही था। कौन था? बलबन ही महानतम शासक गुलाम वंश के तौर पे जाना जाता है। लेकिन महानतम शासक होने के बावजूद बलबन साम्राज्य विस्तार नहीं कर पाया। साम्राज्य विस्तार दिल्ली सल्तनत का नहीं कर पाया। इसका कारण क्या रहा? इसका कारण रहा मंगोलों का आक्रमण। कौन सा भाई? मंगोलों का आक्रमण इसका कारण रहा। और मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली सल्तनत को सुरक्षित रखने के लिए, मंगोलों के आक्रमण से ही दिल्ली सल्तनत को सुरक्षित रखने के लिए बलबन ने अपने पुत्र, जिसका नाम था सुल्तान मोहम्मद, कौन भाई? अपने पुत्र सुल्तान मोहम्मद को नियुक्त किया था पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, जिधर से मंगोल भारत में प्रवेश कर सकते थे।
इसी दौरान 1280 की बात है, तिमूर खान नामक एक मंगोल का आक्रमण होता है। तिमूर खान, TIMUR, तिमूर खान नामक एक मंगोल का आक्रमण होता है पश्चिमोत्तर क्षेत्र से, और उसी आक्रमण में बलबन का पुत्र सुल्तान मोहम्मद सीमा की रखवाली करता हुआ मारा गया था। तो एक प्रश्न और बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुल्तान था जिसका पुत्र मंगोल आक्रमण में ही मारा गया था? तो बलबन का पुत्र सुल्तान मोहम्मद था जो कि मंगोल आक्रमण में मारा गया था। जब पुत्र सुल्तान मोहम्मद मंगोल आक्रमण में मारा गया तो मरणोपरांत इनको कुछ उपाधि विभूषित किया गया। इन्हें खाने शहीद कहा गया, खाने शहीद कहा गया। एक अलग सा प्रश्न बनेगा, या शहीद ए आजम किसे कहा जाता है? शहीद ए आजम या खाने शहीद सुल्तान मोहम्मद को ही उपाधि मिली। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सुल्तान मोहम्मद को लेकर के एक और प्रश्न बनता है। अमीर खुसरो का नाम तो सुना ही होगा, अमीर खुसरो का नाम सुना होगा, लेकिन अमीर हसन भी एक बहुत ही विद्वान किस्म का था। अभी युवा लोग थे, अमीर खुसरो हो चाहे अमीर हसन हो, दोनों युवा थे, विद्वान किस्म के थे। और सुल्तान मोहम्मद के ही संरक्षण में, सुल्तान मोहम्मद के ही संरक्षण में अमीर खुसरो और अमीर हसन के विद्वत जीवन की शुरुआत होती है। और प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, सुल्तान मोहम्मद के संरक्षण में ही किसकी जीवन की, राजनीतिक जीवन की शुरुआत होती है? तो इसका उत्तर होगा सुल्तान मोहम्मद के ही संरक्षण में अमीर खुसरो ने अपने राजनीतिक जीवन कह ले या विद्वत जीवन कह ले, उसकी शुरुआत होती है। अब अमीर खुसरो के विषय में भी थोड़ा सा बात कर लेंगे। 1280 में सुल्तान मोहम्मद की मृत्यु हुई थी और इसकी उपाधि हो गई शहीद आजम या खाने शहीद। 1286 की बात है, 1286 में बलबन की भी मृत्यु हुई, बलबन की मृत्यु हुई। और बलबन की मृत्यु कहां पे हुई? दिल्ली में हुई। और इसका मकबरा कहां पे है? दिल्ली में ही मकबरा है। और बलबन की दिल्ली में जो मकबरा है उसको लेकर के भी एक प्रश्न बनता है। शुद्ध इस्लामी स्थापत्य के अनुसार, शुद्ध इस्लामी स्थापत्य के हिसाब से भारत में बना हुआ प्रथम मकबरा कौन है? तो भारत में शुद्ध इस्लामी परंपरा को ध्यान में रखते हुए जो स्थापत्य संबंधी वहां की तकनीक है, इस्लामी तकनीक है, उसी के बिहाफ पे हूबहू भारत में बनने वाला प्रथम मकबरा बलबन का दिल्ली में मकबरा है। हालांकि अगर दिल्ली सल्तनत में प्रथम मकबरे के निर्माण की बात होती है, इल्तुतमिश के पुत्र नासिरुद्दीन महमूद का सुल्तानगढ़ी का मकबरा भारत में बना हुआ प्रथम मकबरा जाना जाता है। लेकिन बलबन के मकबरे को लेकर के प्रश्न जो बनता है, शुद्ध इस्लामी स्थापत्य के अनुरूप बना हुआ भारत में प्रथम मकबरा बलबन का मकबरा है। अब बात करेंगे थोड़ा सा अमीर खुसरो की भी। अमीर खुसरो को भी समझ लेते हैं। अमीर खुसरो और अमीर खुसरो के विषय में भी बहुत सारी बातें आप लोग जानते हैं, मैं थोड़ा सा समराइज कर देता हूं बस। अमीर खुसरो का जन्म जो हुआ था 1253 में हुआ था। कहां पे हुआ था? पहले एटा था, अब कासगंज हो गया है। कासगंज के पटियाली, कहां पे भाई? पटियाली में हुआ था। और इनकी मृत्यु भी करा देते हैं, बीच की बात अभी। मृत्यु कब हुआ था? 1325 में हुआ था। कहां पे हुआ था? दिल्ली में हुआ था। तो दिल्ली में ही इन भाई साहब का मकबरा भी है। कहां पे है भाई? दिल्ली में ही मकबरा भी है। अब इनका वास्तविक नाम क्या था? तो इनका जो वास्तविक नाम था ध्यान से उतर रहा है, मलिक यामीनुद्दीन खुसरो करके इनका नाम था। अभी याद आ जाएगा। इनका वास्तविक जो नाम था मलिक यामीनुद्दीन खुसरो करके अभी ध्यान में आता है। खैर, अमीर खुसरो को लेकर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य यह बनता है कि इन्होंने बहुत सारी चीजों की नई शुरुआत की हुई थी। कौन कौन सी चीजों के प्रवर्तक थे या उसकी शुरुआत किया हुआ था? तो आरंभकर्ता के तौर पे किन्हीं बातों के लिए ये जाने जाते हैं। जैसे खड़ी बोली की शुरुआत
किसने किया हुआ था? अमीर खुसरो ने। इसके अलावा हिंदवी शब्द की शुरुआत किसने किया हुआ था? अमीर खुसरो ने ही किया हुआ था। इसके अलावा उर्दू भाषा के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? तो उर्दू भाषा के प्रथम प्रयोगकर्ता अमीर खुसरो थे। इसके अलावा कुछ नए राग की भी शुरुआत किया हुआ था, जिसमें नाम है ईमान, जिल्फ और साजगिरी। ईमान, मिल, जिल्फ और साजगिरी कुछ नए रागों की भी वाद्य यंत्र के संदर्भ में शुरुआत की हुई थी। अगर कोई वाद्य यंत्र की बात किया जाए तो उन्होंने कौन से नए वाद्य यंत्र की शुरुआत किया हुआ था या आरंभ किया हुआ था? इसमें एक नाम आता है तबला का और एक नाम आता है सितार का। सितार का। अब सितार को लेकर के भी एक बार यूपी 20 में प्रश्न पूछ लिया है, निम्नलिखित में से किसे मिलाकर के सितार बनाया गया? तो वीणा और तंबूरा को मिला करके ही सितार बनाया गया था। अब राग की बात कर लिया तो एक नए लोकगीत की भी बात कर लेते हैं। कव्वाली की शुरुआत किसने किया हुआ था? तो कव्वाली का आरंभ भी अमीर खुसरो के द्वारा ही किया गया था। इसके अलावा इनकी कुछ उपाधि की भी बातें देखने को मिलती हैं। दो उपाधि, एक तूतीय हिंद, तूतीय हिंद बोलने वाला तोता, तूती हिंद किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो कहा जाता है। और तुर्क अल्लाह किसे कहा जाता है? तो तुर्क अल्लाह भी अमीर खुसरो को ही कहा जाता है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि अमीर खुसरो के द्वारा लिखी हुई कुछ पुस्तकें हैं, कौन कौन सी पुस्तकें हैं उनका नाम भी याद रखना जरूरी है। अगर अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई पुस्तकों की बात किया जाए तो एक नाम आएगा पुस्तकों में, ध्यान देंगे, पुस्तकों में एक नाम आएगा एजाज ए खुशरवी। कौन सा भाई? एजाज ए खुशरवी। इसके अलावा एक नाम आएगा खजायन उल फुतूह, खजायन उल फुतूह। और इसके अलावा मिफ्ताह उल फूजूला, मिफ्ताह उल फूजूला एक अलग से। इसके अलावा एक और किताब नूह सिफिर, कौन सा भाई? नूह सिफिर एक अलग से किताब का नाम देखने को मिलेगा। इसके अलावा आशिका, कौन सा भाई? आशिका। इसके अलावा एक और किताब किरान उस सदायन, कौन सी भाई? किरान उस सदायन एक अलग से किताब। और लास्ट किताब कौन सी लिखी हुई थी इन्होंने? तुगलकनामा। कौन सी भाई? तुगलकनामा। एक प्रश्न यह भी पूछा गया है यूपीपीसीएस में कि अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई अंतिम पुस्तक कौन सी थी? तो अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई अंतिम जो पुस्तक थी वो थी तुगलकनामा। कौन सी भाई? तुगलकनामा अंतिम पुस्तक थी। अब एक प्रश्न और बनेगा यहां पे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्वान था जिसने बलबन से लेकर के गयासुद्दीन तुगलक तक, बलबन से लेकर के गयासुद्दीन तुगलक तक 7 सुल्तानों का समय काल या शासन काल देखा हुआ था? तो बलबन से लेकर के गयासुद्दीन तुगलक तक 7 सुल्तानों का जो शासन था देखा था अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो अमीर खुसरो जो शिष्य थे वो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। किसके भाई? निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। और निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु भी 1325 में हुई थी। निजामुद्दीन औलिया की भी 1325 में मृत्यु हुई थी। और निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो की मृत्यु 1325 में ही हुई थी। गुरु चेला दोनों की मृत्यु हुई थी और दोनों को ही आसपास दिल्ली में मकबरा देखने को मिलता है। और एक और महत्वपूर्ण तथ्य जो यहां पे इनका नाम भूल गया था, अमीर हसन, याद आ गया, अमीर हसन यामीनुद्दीन, यामीनुद्दीन खुसरो इनका पूरा नाम था। अमीर हसन यामीनुद्दीन खुसरो इनका पूरा नाम था। तो अमीर खुसरो के विषय में भी सारी बातें हमने कर ली। और चलते चलते एक बात और कि बलबन की भी मृत्यु हो गई, तो बलबन के बाद क्या हुआ? थोड़ा सा 2-4 लाइन की और बातें इसको सिमटा लेते हैं। बलबन के बाद क्या हुआ? तो बलबन के बाद अगला जो शासक बना वो बना कैकूबाद। कौन भाई? कैकूबाद अगला सुल्तान बना। और कैकूबाद के बाद गुलाम वंश में अंतिम जो शासक बना वो बना कयूमर्स।
कैकुबाद कौन था? तो बलबन का पुत्र नाम था बुगरा। बुगरा खां का पुत्र था। कौन सा भाई? बलबन के पुत्र बुगरा खां का पुत्र कैकुबाद था, अर्थात पुत्र का पुत्र पौत्र हो गया। और कैकुबाद का समय कब शुरू हुआ? तो 1286 मृत्यु हुई थी, तो 1287 से लेकर के 1290 तक सुल्तान दिल्ली सल्तनत में कैकुबाद देखने को मिलते हैं। अब वो कैकुबाद को लेकर के एक बात और देखने को मिलती है। कैकुबाद ने ही दिल्ली के निकट यमुना नदी के किनारे ही एक किला बनवाया था, महल बनवाया था। कहां पे? किलूगढ़ी में। कहां पे? किलूगढ़ी में एक किला बनवाया हुआ था। किलूगढ़ी या किलोखरी, किलोखरी या किलूगढ़ी में किला किसने बनाया था? कैकुबाद नहीं बनवाया हुआ था। और किलूगढ़ी या किलोखरी को ही शहरे नौ भी कहा जाता है। शहरे नौ किलोखरी या किलूगढ़ी को ही कहा जाता है। और किलूगढ़ी में एक किला या किलूगढ़ी नाम किस सुल्तान के समय काल में सबसे पहले सल्तनत में देखने को मिलता है? कैकुबाद के समय ही किलूगढ़ी नाम की शुरुआत होती है। और बाद में चल करके इसी किलूगढ़ी के किले में, बाद में करके इसी किलूगढ़ी के किले में जलालुद्दीन खिलजी, कौन सा भाई? जलालुद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक कराया हुआ था। क्यों कराया हुआ था ये कल देखेंगे। जलालुद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक कहां कराया हुआ था? किलूगढ़ी के ही किले में राज्याभिषेक कराया हुआ था। कैकुबाद ने ही, एक और तथ्य कैकुबाद के समय काल में, कैकुबाद ने ही आरिज ए मुमालिक किसे बनाया हुआ था? आरिज ए मुमालिक बनाया हुआ था जलालुद्दीन खिलजी को ही। किसको भाई? जलालुद्दीन खिलजी को कैकुबाद ने ही आरिज ए मुमालिक बनाया हुआ था। कैकुबाद की मृत्यु हो जाती है 1290 में। और कैकुबाद के बाद कैकुबाद का पुत्र कैयुमर्स, कैकुबाद का पुत्र कैयुमर्स शासक बनता है 1290 में। और 1290 में ही इनकी हत्या भी कर दी जाती है। किसके द्वारा? इनका जो संरक्षक था अर्थात आरिज ए मुमालिक था, जिसका नाम था जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने ही इनकी हत्या की, कैयुमर्स की। और कैयुमर्स दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश का अंतिम शासक था, अंतिम सुल्तान था। इसी के साथ गुलाम वंश का सफाया हो गया। और जलालुद्दीन खिलजी के, किसके भाई? जलालुद्दीन खिलजी के नेतृत्व में, जलालुद्दीन खिलजी के नेतृत्व में खिलजी वंश की शुरुआत होती है दिल्ली सल्तनत में। जलालुद्दीन खिलजी के नेतृत्व में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत खिलजी वंश की शुरुआत होती है। और दिल्ली सल्तनत में यह एक दूसरा राजवंश था, खिलजी वंश, जिसके विषय में कल हम बात करेंगे। दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश एक दूसरा राजवंश था जो कि सबसे कम समय तक शासन करने वाला राजवंश के तौर पे जाना जाता है। जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद शिहाबुद्दीन उमर और मुबारक शाह खिलजी, ये चार सुल्तान हम खिलजी वंश में देखेंगे। कोशिश करेंगे कल के कल पूरा एक क्लास में खिलजी वंश को समेट लिया जाए। रंजन सर आ चुके हैं।